नमस्कार दोस्तों, मैं शिव कुमार। जैसा कि संकल्प द रिजोल्यूशन जो नाम दिख रहा है, ये मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है, ये मेरे प्लेटफॉर्म है। इस पर आप लोग से इसके माध्यम से मैं आप लोगों से जुड़ा हूँ। और ये बता दूं कि ये जो प्रतियोगिता दर्पण है, ये मार्च मंथ की है। यहाँ से मैंने शुरुआत किया है और अब हर मंथ यानी कि पर मंथ मैं यहाँ से हर 12 या 13 तारीख को पीडी लेकर आऊंगा। लेकिन अभी फिलहाल जो 72वीं बीपीएससी है, जो 72वीं बीपीएससी है, इसके देखते हुए मैं इधर हर अल्टरनेट डे एक पीडी लेकर के आऊंगा, इसी तरीके का हैंड रिटेन नोट्स के माध्यम से। ये मार्च मंथ का है और अगले जो नेक्स्ट मैं करूंगा वो मैं जून मंथ का करूंगा, ताकि वो आप लोगों के पास अपडेट पर चला जाए। ठीक है ना? इस तरीके से मैं हर एक अल्टरनेट डे में एक पीडी आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगा। साथ साथ में क्या है कि समसामयिक क्रॉनिकल भी, उसका भी सेल्फ नोट्स लाऊंगा। और एक स्पीडी जो है, जो मार्केट की प्रचलित पत्रिका है, स्पीडी को भी पर मंथ में जो उसके साथ डिटेल आता है वो सेल्फ नोट्स आप लोग को प्रोवाइड कराऊंगा। तो ठीक है, शुरुआत करते हैं आज प्रतियोगिता दर्पण मार्च के साथ में। जो कि राष्ट्रीय घटनाक्रम से रिलेटेड जो इशू है, उसकी जो पहली इशू है वो ये है कि गणतंत्र को शक्तिशाली बनाने में सभी वर्गों के योगदान के राष्ट्रपति के द्वारा जो संबोधन, ये अपने देश की जो राष्ट्रपति है महामहिम श्रीमती ये द्रौपदी मुर्मू जी, जो देश की दूसरी महिला प्रधान राष्ट्रपति हैं, उन्होंने संबोधन किया है। जो कि हर गणतंत्र दिवस के पहले संध्या पर संबोधन करते हैं राष्ट्रपति। तो जानते हैं कि 77 गणतंत्र दिवस है, जो 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। उस दिन से हम लोग गणतंत्र देश में रहते हैं और ये 77वें गणतंत्र दिवस है क्रमवार में देखा जाए। तो उन्होंने बहुत खुशी जाहिर करते हुए ये बताई कि ये जो भारतीय संविधान में जो अनुसूची है, 8वीं अनुसूची, उसमें पूर्व में पहले 14 भाषा थे और संविधान संशोधन, 3 संविधान संशोधन करने के उपरांत उसमें 8 भाषा जोड़ करके टोटल जो है 22 भाषा हो गई। तो अब सारी भाषाओं में भारतीय संविधान जो है क्या है, अनुवादित है। ठीक है ना? ये 3 संविधान संशोधन कब किए गए हैं, ये जिसमें दिया हुआ है, जोड़ा हुआ है। जो कि ध्यान देने की बात है, क्योंकि ये बोले हैं जब राष्ट्रपति, तो इनकी बातों का, वक्तव्यों का काफी ध्यान दिया जाता है। परीक्षा आयोग के जो चेयरमैन होते हैं, क्वेश्चन सेट करने वाले होते हैं, उन लोगों का। तो कहीं ना कहीं ये प्रश्न आपको दिखेंगे परीक्षाओं में, कुछ परीक्षाओं में दिखे भी हैं ये। जैसे 3 संविधान संशोधन हुए हैं, 21वां, 71वां और 92वां। कभी कभी ये भी पूछता है कि 8वीं सूची से संबंधित कौन कौन सी संशोधन है, 21वां है या 73वां है या 94वां है, इस तरीके से ऑप्शन दिए रहते हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा, एक पहला 21वां है, दूसरा 71 है, तीसरा 92 है। पहला जो हुआ था वो 1967 में हुआ था। 71 जो हुआ है 92 में हुआ है और 92वां जो हुआ है वो 2003 में हुआ। ठीक है ना? तो ये ध्यान देने की बात है कि 21वां संविधान संशोधन 1967 में सिंधी भाषा जोड़ा गया था। 71वां 1992 में हुआ था कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। और जो तीसरा है 92वां 2003 में, इसमें 4 भाषा जोड़े गए थे, मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो। साथ में उन्होंने ये भी आह्वान किया कि 2047 तक जो है जो भारत, वो एक विकसित राष्ट्र बनेगा। जो कि हमारी सरकार की यह संकल्पना भी है, 2047 में भारत एक विकसित राष्ट्र। ठीक है, अगले इशू की ओर आते हैं। इसमें यह है कि कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड में जो सैन्य शक्ति है, प्रगति, सांस्कृतिक विविधता का भव्य प्रदर्शन किया। पहले देखिए, जो कर्तव्य पथ है, पहले राजपथ था। ये राजपथ का नाम 2022 में बदल करके जो है कर्तव्य पथ किया गया। तो वही कर्तव्य पथ है जो राष्ट्रपति भवन से शुरुआत होते हुए इंडिया गेट जाती है, फिर जो है रेड फोर्ट पर चली जाती है। ये बाई जो है ये कर्तव्य पथ। इस बार कर्तव्य पथ का जो है वो थीम क्या था? थीम है वंदे मातरम के 150 वर्ष। क्योंकि जानते हैं कि वंदे मातरम जो आनंद मठ में वर्णित है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के माध्यम से, तो देखिए इससे भी प्रश्न बन सकते हैं कि कब गाया गया था, किस किस कांग्रेस अधिवेशन में गाए गए थे। तो ये जानते हैं कि 1896 के जो है कलकत्ता अधिवेशन में गाए गए थे। रहीमतुल्ला जो है, रहीमतुल्ला शियानी, इसके अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे उन्होंने। तो वहां गाया गया था। और ठीक है, आगे आते हैं कि इस बार जो
30 झांकियां परेड में जो है शामिल की गई थी। मैंने लिखा है, ठीक है। इस बार जो जहाँ परेड हुआ था उसमें 30 झांकियां थी। और ये जो है 13 की जगह पर 17 है, मिसस्पेल हो गया है। ये 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के हैं और 13 जो है विभिन्न मंत्रालय और विभागों के हैं। और इस जो शुरू किया गया था इसमें प्रमुख बातें क्या है, जो झांकियां और परेड जो की गई थी उसकी प्रमुख बातें ये है कि पहली बार यानी कि 77 जो गणतंत्र दिवस है इसके पहले 76 मनाए, इसमें अब तक ये बातें नहीं की गई थी। इसमें कुछ बातें स्पेशल है जो कि इसके पहले नहीं किया गया था। क्या है कि प्रथम बार युद्ध कौशल के साथ साथ लॉन्ग रेंज एंटी जो शिप मिसाइल है उसका प्रदर्शन भी किया गया था, जिसकी मारक क्षमता कितनी है, 1500 किलोमीटर है उसकी मारक क्षमता। पहली बार ही क्या है कि सेना के बैटल एरे फॉर्मेट का प्रयोग किया गया है इसमें। पहली बार ही है कि सीआरपीएफ दस्ते का नेतृत्व जो है एक महिला कमांडेंट की है, जिनका नाम क्या है, सिमरन बाला। सिमरन बाला है, उन्होंने प्रयोग किया है। और साथ में हिम जो योद्धा जो दस्ते है उसके साथ में बैक्टीरियन ऊंट, जास्करी पोनी, ब्लैक काइट्स ये जो शिकारी पक्षी है उसका भी प्रदर्शन किया गया है। अब साथ साथ में एक और भी देखते हैं कि देखिए ये जो 5 स्वदेशी नस्लों के जो प्रशिक्षित कुत्ते हैं यहाँ पर भी शामिल किया गया है। ये जो मुधोल है, रामपुर है, बिपिराई है, कोवाई है, राजा पोलियम है, ये सब जो है क्या है, स्वदेशी कुत्ते हैं जिसको ट्रेन किया गया था। और हर वर्ष की भांति हर गणतंत्र दिवस पर कोई ना कोई एक मुख्य अतिथि बुलाए जाते हैं। तो इस वर्ष के जो मुख्य अतिथि हैं यहाँ पे यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष जो है उर्सुला वॉन डेर लेयन इस बार आए थे। ये दोनों हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या होता है कि जो गणतंत्र दिवस में जो परेड होते हैं, झांकियां दिखाई जाती है, उसमें पुरस्कार वो पुरस्कृत भी किए जाते हैं कि किसने बेहतरीन परफॉर्मेंस किया, होना भी चाहिए। किसने बेहतर परफॉर्मेंस किया उसी के आधार पे तो लोग ये पुरस्कार जो है लोगों को उत्साह देता है। घोषणा कौन करता है पुरस्कार का, रक्षा मंत्रालय, जो डिफेंस मिनिस्ट्री है वो घोषणा करता है इसका। और घोषणा ये किया गया है कि पुरस्कार की जो है 2 श्रेणियां होंगी, कौन कौन, एक जो है निर्णय के आधार पर और एक जो होंगे नागरिकों के पसंद के आधार। तो निर्णय के आधार पर जो किया गया है वो जो तीनों सेना होता है, थल जल और थल जल और जो नौसेना है, जो वायुसेना, इसमें जो नौसेना को सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग का दस्ता दिया दिया गया। उसी तरीके से जो सीपीएफ अन्य सहायक बलों में जो सर्वश्रेष्ठ होते हैं उसमें यहाँ पे मार्चिंग का दस्ता में वो दिल्ली पुलिस को दिया गया, ठीक है ना। अब उसी प्रकार के जो निर्णय के आधार पर शीर्ष 3 झांकियां वाले राज्य या संघ प्रदेश जो भी है उसमें है पहला महाराष्ट्र, ठीक है, दूसरा है जम्मू कश्मीर, तीसरा जो है केरल को दिया गया है। नागरिकों के पसंद के आधार पर यदि देखा जाए तो तीनों सेनाओं में सर्वश्रेष्ठ जो मार्चिंग दस्ता रहा है वो आसाम रेजिमेंट का रहा है, ठीक है ना, आसाम रेजिमेंट का रहा है। यहाँ पे सीपीएफ अन्य सहायक बलों में जो सर्वश्रेष्ठ रहा है वो रहा सीआरपीएफ का रहा है। और शीर्ष 3 झांकियां जो है राज्य और संघ शासित प्रदेशों में उसमें जो पहला स्थान रहा है वो रहा गुजरात का, वो रहा है गुजरात का, दूसरा है यूपी का और तीसरा जो है वो है राजस्थान का, ठीक ना। अब आते हैं इसी में कि केंद्रीय मंत्रालय और विभागों की सर्वश्रेष्ठ जो झांकी थी उसमें किसे दिया गया है ये, तो ये जो है स्कूली शिक्षा का साक्षरता जो विभाग है उसे दिया गया है। किसी लिए, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को विकसित करने की राह पर जो अग्रसर है उसके लिए दिया गया है। विशेष पुरस्कार की श्रेणी में देखें यहाँ पे तो केंद्रीय लोक निर्माण विभाग को दिया गया है। इसलिए तो वंदे मातरम के 150 वर्ष जो हुए हैं उसी पर जो नृत्य किया गया था, डांस किया गया था, उसी के आधार पर विशेष पुरस्कार दिए गए केंद्रीय लोक निर्माण विभाग। अगला जो इश्यू है वो ये है कि सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय जो है इस बार लोगो और शुभंकर दोनों जारी किया, ठीक है ना। लोगो जारी क्यों किया गया, तो लोगो जारी किया गया कि अपनी संस्था को आधुनिक जितना बनाएंगे संपर्क उतना बढ़ेगा और राष्ट्र निर्माण में वो लोगों के आंकड़ों का उतनी ही भूमिका मजबूती तरीके से रखेंगे वो। अब उसमें जो लोगों में जो कुछ है
चित्र दिए गए हैं, उस चित्र का क्या अर्थ है? जैसे अशोक चक्र दिया गया, ठीक है, उसमें रुपये के चिन्ह का भी है, उसका भी कुछ रीजन है। फिर है संख्याओं का और प्रतीक है। ऊपर की ओर जो बढ़ती हुई वहां पे विकास रेखा है, उसका क्या मतलब है? ये पूछे जा सकते हैं। रंग है, उसका क्या मतलब है? तो थोड़े देखते हैं कि अशोक चक्र का मतलब है सत्य, पारदर्शिता और सुशासन। रुपये का मतलब है आर्थिक नियोजन, नीति निर्माण और राष्ट्रीय विकास में आंकड़ों की क्या भूमिका होगी, वो है। संख्याओं का प्रतीक का मतलब है आधुनिक डेटा प्रणालियों तथा सांख्यिकी विज्ञान का बढ़ता स्तर। और ऊपर की ओर बढ़ती हुई जो विकास लाइन है, उसका मतलब है प्रगति, डेटा पर जो है विश्वसनीय डेटा हो, सतत आर्थिक विकास को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, वो दिया गया। रंग है उसमें केसरिया, सफेद, हरा और गहरा नीला रंग। इसका क्या समान अर्थ है यहाँ पर? तो समान अर्थ है कि राष्ट्रीय मूल्यों में विकास, सत्य, स्थिरता और अस्थायित्व के साथ साथ ज्ञान का प्रतिनिधित्व करना भी इस रंग का मकसद है। शुभंकर क्या है? शुभंकर जो है इसका उसका नाम है सांख्यिकी। शुभंकर का नाम है सांख्यिकी, ठीक है ना। अब आते हैं यहाँ पे भारतीय विशिष्ट जो पहचान प्राधिकरण के जो आधार का शुभंकर है, उसका नाम है आधार उदय, यानी UDAI। ये जो है ये किया है, शुभंकर जारी किया, उसका नाम है उदय, जारी किया गया है केरल के तिरुवनंतपुरम में। और उसके अध्यक्ष रहे वो रहे हैं नीलकंठ मिश्र रहे, ठीक है ना। अब सागर मैत्री मिशन के 5वें संस्करण के लिए INS सागर ध्वनि जो है वो कोच्चि से रवाना हुआ। किसके लिए? पहले ये देखिए, सागर मैत्री मिशन, ठीक है ना। अब ये है क्या? तो ये जो है DRDO की नेवल फिजिकल एंड ओशनोग्राफिक लेबोरेटरी यानी NOPL का एक क्या है, समुद्री विज्ञान अनुसंधान पोत है। पूछ सकता है कि क्या है ये? जो सागर मैत्री मिशन है, INS सागर ध्वनि जो है वो क्या है? वो एक समुद्र विज्ञान का अनुसंधान पोत है। ये उद्देश्य क्या है इसका? तो हिंद महासागर के जो आप देखते होंगे कि हिंद महासागर जो है, सॉरी इधर तो अरब सागर हो गया, इधर ये हिंद महासागर कहीं पार्ट है, इधर अरब सागर, इधर बंगाल की खाड़ी। तो ये हिंद महासागर में जो भी कंट्री है यहाँ पे, जैसे ओमान, मालदीव, श्रीलंका, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, म्यांमार, ये सारे देशों के साथ वैज्ञानिक सहयोग करना, समुद्री डेटा एकत्र करना और अनुसंधान एवं विकास के लिए जो है एक दूसरे का साझेदारी में विकास करना, ये इसके मकसद है। और ये 5वां पहल था सागर मैत्री का, जिसे दक्षिणी कमान कोच्चि से रवाना किया गया, ठीक है ना। इसको जो बनाया गया है, देखिए डिजाइन किया है NOPL जो कि नेवल फिजिकल एंड ओशनोग्राफिक लेबोरेटरी के द्वारा। और जो बनाया गया है वो गार्डन रिच शिप बिल्डर्स इंजीनियर्स जो है कोलकाता, उसके द्वारा बनाया गया, ठीक है ना। गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स जो कोलकाता में उसके द्वारा बनाया गया। अब आते हैं कि बाल प्रशिक्षण पोत INS सुदर्शनी, जो कि लोकायन 26 के लिए अभियान पे रवाना हुई है 10 माह के लिए। इसके बारे में खास बात ये जानना है कि भारतीय नौसेना का जो बाल प्रशिक्षण पोत है INS सुदर्शनी, ये 2026 में वैश्विक समुद्र मैत्री अभियान पर कोच्चि नौसैनिक से रवाना हुआ है। ये दक्षिणी नौसेना का कमान है ये। और इसमें जो है महत्वपूर्ण ये है कि 13 देशों के 18 बंदरगाहों का दौरा करेगी, ठीक है ना। इसमें ये 22,000 नॉटिकल मील इस बीच यात्रा करना है इसका। और इसका मकसद क्या है? मकसद ये है इस अभियान का कि पोत जो है फ्रांस के एक प्रसिद्ध समुद्री महोत्सव जिसका नाम है सेट, स्केल ए सेट में भाग लेगी। उसके बाद 2026 में जो जुलाई में अमेरिका का 250वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा न्यूयॉर्क में, उसमें एक अंतर्राष्ट्रीय परेड ऑफ सेल्स होंगे। उसमें ये बेड़े सेल 250 में शामिल होंगे। निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा इसका निर्माण किया गया। अब आते हैं कि 1,500 वर्ष पुरानी जो पाल विधि से निर्मित नौसेना है, नौकायन पोत INS कौंडिन्य,
वो पोरबंदर से मस्कट पहुंचा है, ओमान पहुंचा है, ठीक है ना। है क्या INS SV कौंडिन, तो ये पुरानी पाल विद्युत से निर्मित जो है ना, ये नौका है। ये जो है, ये नौका है, ये जो 1500 वर्ष पुरानी है। क्योंकि ये जानते हैं कि चौथी पांचवी पांचवी सदी की ये काल है यहाँ पे, पाल काल। अब देखिए, पोरबंदर में ओमान से पोरबंदर से ओमान तक ये जाएगी, पहली बार इसकी विदेश यात्रा है ये। उद्देश्य क्या है इसका? इसका मकसद है, जो प्राचीन समय में समुद्र यात्रा किया जाता था, उसकी बातों को फील करना फिर से कि कैसे किया जाता है, ठीक है ना। उसी उसी चीजों को पाल विधि से का मकसद क्या है? पाल विधि का मकसद ये है कि चौथी पांचवी सदी के जो भारतीय जहाजों के निर्माण की एक विधि है, जिसके निर्माण में किसी भी कील या कांटी जो कहते हैं, या ना किसी धातु का इस्तेमाल किया जाना ही पाल विधि से नौकायन विधि बनाने की एक विधि है। इसमें न इंजन होंगे, पैडल पैडल होंगे, और कपड़े के पाल और हवा के माध्यम के सहारे ये चलेंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन है ये, कि अजंता की गुफा में दर्शाए गए एक व्यापारिक पोत की डिजाइन पर जो है ये पोत आधारित है, INSV कौंडेन, ठीक है ना। निर्माण किया किसके द्वारा? तो संस्कृति मंत्रालय, भारतीय नौसेना और गोवा के एक कंपनी, इसका नाम है होडी इनोवेशन वेसन्स, उसके आधार पर किया गया। नामाकरण किसके पर किया गया? तो ये प्रसिद्ध भारतीय नाविक हैं कौंडिन्य के नाम पर किया गया है। और ये कौंडिन्य कौन है? तो ये प्रथम शताब्दी के भारतीय नाविक थे, जिन्हें मेकांग डेल्टा तक नौकायन के लिए जाना जाता है, जहां उन्होंने योद्धा रानी सोमा से विवाह किया करके फुनान साम्राज्य के आधुनिक कंबोडिया की स्थापना किया गया, ठीक है ना। तो ये है। अब आते हैं कि इसरो का वर्ष जो है 2026 का पहला उपग्रह प्रक्षेपण जो है मिशन क्या हो गया? असफल हो गया। क्यों? क्या नाम था उसका? PSLV-C62। ये इसको याद रखें, हो सकता है ये। तो क्या था ये 60, ये जो PSLV है ये 62 के जरिए DRDO की प्रक्षेपण कर रहा था उपग्रह को। और उपग्रह का नाम क्या था? EOS-09 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जो है वो है। इसमें 16 उपग्रह थे। 1+15 कहने का मतलब है, एक जो है इसरो के थे, 15 DRDO के थे, ठीक है। ये 16 उपग्रह थे ये। और ये लगातार दूसरा अवसर है, लगातार जो है ये दूसरा अवसर है जब जब ये असफल रहा, ठीक है ना। यहाँ पे एक बात काफी नोटेबल ये है कि पूछ सकता है कभी कभी कि 2017 में PSLV की वो कौन सी उड़ान थी जिसमें 104 उपग्रहों को प्रक्षेपण किया गया था, किसके माध्यम से किया गया था? ये है PSLV-C37 के माध्यम से। और इसने रूस के 37 सैटेलाइट के रिकॉर्ड को तोड़ा था, जो रूस ने 2014 में लॉन्च किया था। तो देखिए, PSLV-C37 है, और 37 सैटेलाइट को ले जाने वाले रिकॉर्ड को तोड़ा था ये। थोड़ी सी जान लें इसरो के बारे में, क्या स्थापना हुआ था 15 अगस्त 1969 को। इसका हेडक्वार्टर जो है बेंगलुरु में है। और इसकी उपलब्धियों को भी जान लें, क्योंकि कभी कभी पूछता है कि इसरो ने चंद्रयान फर्स्ट कब भेजा, मंगलयान कब भेजा, चंद्रयान जो है यहाँ पे चंद्रयान जो है कब भेजा, ये सब एक बार चर्चा कर लेते हैं। कि चंद्रयान जो फर्स्ट था 2008 में भेजा गया था, वो चंद्रमा पर पानी के अणुओं की खोज की थी उसने। मंगलयान जो 2013 में भेजा है, भारत के काफी जो है अंतरिक्ष के मामले में बहुत बड़ी सफलता रही है ये। और भारत का पहला मंगल मिशन था, और पहले ही प्रयास में ये सफल होने वाला फर्स्ट कंट्री जो है वो अपना इंडिया रहा है, ठीक है ना। चंद्रयान 3 जो है 2023 में भेजा गया, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग किया था ये। कभी पूछता है कि चंद्रमा किस ध्रुव पर, तो दक्षिणी ध्रुव पर। अगला इशू ये है कि स्वदेश निर्मित पहले हल्के लड़ाकू विमान तेजस, जो पहली उड़ान के 25 वर्ष पूरे हो गए। यानी कि 25 यानी 2001 में यदि 25 जोड़ते हैं तो 2026 आता है, ठीक है। तो तेजस जो है क्या है? भारत का पहला स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान है ये, ठीक ना।
पहला हल्का लड़ाकू विमान है ये, जो कि 4 जनवरी 2001 को पहली बार बेंगलुरु से उड़ान भरा था। और उसमें के जो प्रधानमंत्री थे अपने अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने इसका नामकरण तेजस किया था। अटल बिहारी जो वाजपेयी जी थे, उन्होंने इसका नामकरण किया था। ठीक है ना। विमान की पहली उड़ान जो है 25वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने राष्ट्रीय संगोष्ठी एरोनॉटिकल 2047 का आयोजन बंगलुरु में किया था। अब आते हैं कि भारतीय तटरक्षक बल को मिला पहला स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत, जिसका नाम है समुद्र प्रताप, और तटरक्षक बल में सबसे बड़ा है। यानी कि ये वो पोत हैं जो कि स्वदेशी भी है और प्रदूषण नियंत्रण करने में काम आएंगे। नाम क्या है? समुद्र प्रताप। इसके बारे में ये जानते हैं कि गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित है। 2 प्रदूषण पोत हैं, ठीक है ना। एक तो है ही ICGS समुद्र प्रताप, और दूसरा का नाम है प्रचेत। प्रचेत नाम है और पहला का नाम प्रताप है। अब ICGS जो प्रताप है भारतीय तटरक्षक बल में अब तक का जो है सबसे बड़ा बिगेस्ट जो है ये पोत रहा है। देश में पहली स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस का परिचालन जो हुआ, ये गुवाहाटी जो कि असम में है और हावड़ा के बीच में हुआ। ये क्या हुआ कि लंबी दूरी की यात्राओं को जो है अत्यधिक सुख सुविधा बनाने के लिए स्लीपर कोचों वाली वंदे भारत एक्सप्रेस का परिचालन किया गया। स्लीपर कोच इसके पहले जितने भी होते थे लगभग जो थे AC वगैरह ही वाले कोच होते थे। ये स्लीपर कोच का फंडा नहीं था। ये पहली बार चलाया गया आसाम के कामाख्या से गुवाहाटी के बीच में। इसमें एक बात ये जानना है, असम के गुवाहाटी से पश्चिम बंगाल के हावड़ा स्टेशन के बीच में इसके पहले जो थे क्या थे वो, ये जितने भी थे ना, ये वो AC चेयर कार वाले थे। स्लीपर मतलब सो करके जाने वाले नहीं थे, आप केवल बैठ के जा सकते थे। लेकिन ये पहली बार है कि आप सो करके भी जा सकते हैं। और पहली बार जो वंदे भारत था वो 2019 में दिल्ली और वाराणसी के बीच में चलाया गया था। दिल्ली से वाराणसी के बीच में 2019 में। 2025 में भारत में मौसम के संबंध में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। क्या की गई है? अब जानते हैं कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। ये इसने बताया ये है कि सतह का जो हवा का टेम्परेचर है औसतन 1991 से 2020 के बीच में 0.28 डिग्री सेल्सियस जो है अधिक रहा है, बढ़ रहा है। ये इसकी दृष्टि से जो है 2025 जो है 1901 के बाद से 8वां सर्वाधिक गर्म वर्ष रहा। यानी ऐसे 8 वर्ष हैं 1901 से 2020 के बीच में जो कि सबसे गर्म वर्ष रहा, उसमें 2025 भी एक है। और विश्व मौसम संगठन जो बताया कि 2020 को विश्व के लिए तीसरा सबसे बड़ा गर्म, भारत में जो है भारत में 8वां है, लेकिन विश्व मौसम विज्ञान बताया है कि विश्व का तीसरा सबसे गर्म वर्ष रहा है ये। ठीक है ना। क्यों रहा? भारतीय मौसम जो विज्ञान विभाग वो बताया कि 1 जनवरी 2026 के अनुसार वर्ष 2024 जब सतह पर हवा का तापमान दीर्घकालिक औसत से 0.65 डिग्री अधिक था। तो ये सब बातें हैं जो जाननी चाहिए। देखिए यहाँ पे ये दिया है, यहाँ पे वर्षों का तुलना किया गया है 24, 26, 9, 10 और 17। माने कैसे सबसे ज्यादा गर्म यहाँ पर देखें तो क्या रहा है? 2024 रहा है, इसमें सतह का हवा का जो टेम्परेचर है सबसे ज्यादा रहा। यहाँ पर ये कंपेयर करने के लिए केवल याद करने के माध्यम से दिया ताकि एक नजर देखें, आप लोगों को क्लियर हो। गर्म क्यों है? इसका रीजन ये है कि चक्रवाती तूफान आए थे। भारतीय जो IMD है, IMD के अनुसार कि 2025 के दौरान 4 चक्रवाती तूफान आए थे, जिसमें एक अरब सागर में और 3 जो है बंगाल की खाड़ी में। 3 अरब सागर में आने वाला का नाम शक्ति है, जबकि मोथा, सेन्यार और दितवा ये जो तीनों आए थे तूफान, ये बंगाल की खाड़ी में आए। अब आते हैं कि अटल जो पेंशन योजना 2030-31 तक के लिए बढ़ाई गई। आप जानते हैं कि इसकी जो शुरुआत की गई थी 2015 में की गई थी, और ये स्वैच्छिक अंशदान है। ये किसके लिए है? एलिजिबल कौन से व्यक्ति हैं? तो असंगठित क्षेत्र में जो काम करते हैं, जिनकी आय
कम होती है, उनकी उम्र भी जो है 18 से 40 के बीच में होना चाहिए। और वो जब एक अवधि में पहुंच जाते हैं 60 वर्ष के आसपास, 60 वर्ष के पास, तो उनकी पेंशन जो है 1,000 से 5,000 के बीच होता है। जैसा आप उसमें अंशदान करते हैं उसके अनुरूप आपको पेंशन मिलता है। और ये अवधि जो है 2030-31 तक बढ़ाई गई है। अब आते हैं राज्य समाचार। राज्य समाचार के अंतर्गत जो पहला न्यूज है ये कि राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरस मेला हुआ है, जो कि ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा किया जाता है। पटना के गांधी मैदान में शुरू किया गया था। और इसके थीम क्या थे? तो हुनरमंद हाथों से जो है सजता बिहार, ये इसके थीम थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज यहाँ पर यह है कि जस्टिस जो है संगम कुमार साहू पटना उच्च न्यायालय के जो है मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं। इसके पहले वो उड़ीसा उच्च न्यायालय में न्यायाधीश थे। और बीच में जो चीफ जस्टिस जब रिटायर कर गए थे, तो तत्कालीन पटना उच्च न्यायालय के जस्टिस पवन कुमार जो थे, भीमप्पा बत्रा जी, वो सेवानिवृत्ति के बाद जो रिटायर किए, उनके बाद जस्टिस सुधीर सिंह जो है कार्यवाहक न्यायाधीश थे पटना हाई कोर्ट में। ठीक है। उत्तराखंड न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं मनोज कुमार गुप्ता। उसी प्रकार से झारखंड चीफ जस्टिस बने हैं जो है जस्टिस महेश शरद चंद्र सोनक जी बने। अब आते हैं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के रूप में। तो अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में है जो क्या कि जर्मनी, जो कि दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला कंट्री है, ये चांसलर फ्रेडरिक मर्ज की भारत यात्रा। अब जानते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में अमेरिका है, चाइना है, जर्मनी है, और चौथा जो है अभी कौन है देखा जाए तो भारत है। ठीक है ना। तो जर्मनी जो है तीसरी अर्थव्यवस्था। तो 2025 में दोनों देशों के रणनीतिक साझेदारी के 25 वर्ष पूरे हुए, जबकि राजनयिक संबंधों के जो है ये 75 वर्ष पूरे हुए। जर्मनी जो है यूरोपीय संघ में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश है। अब जानते हैं कि यूरोपीय संघ में भी 27 कंट्री है, पहले 28 थे, एक जो है हटे। तो ये अभी तक 27 कंट्री है। और दोनों के बीच में सहयोग क्या हुआ कि समझौते पर हस्ताक्षर हुए। तो इसमें प्रमुख है शिक्षा, स्वास्थ्य, रक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा भी, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाक सेवा क्षेत्र का हुआ। साथ साथ में देखिए खेल, खेल में भी सहयोग की बात हुई है। खेल में भी किस पर केवल माने फोकस किया गया है? हॉकी पर, विशेष रूप से हॉकी पर। और सेमीकंडक्टर्स और दुर्लभ खनिजों के क्षेत्र में इसकी खोज की बात की गई। अगला इशू है कि संयुक्त अरब अमीरात के जो राष्ट्रपति हैं शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, वो भारत की यात्रा पर आए। और फेमस ये न्यूज, क्या खबरें हैं इसमें? खबर ये है कि 2022 में एक व्यापक आर्थिक समझदारी समझौता हुआ था कि जो दोनों देशों के बीच में व्यापार होगा 2024-25 में, यानी 22 में हुआ था, 24-25 के लिए कि $100 अरब तक हम एक कंट्री दूसरे कंट्री के बीच में व्यापार पहुंचाएंगे। लेकिन व्यापार पहुंच गया। इससे उत्साहित होकर एक समझौता हुआ कि अब जो है 2032 तक हम लोग इसको दुगना करेंगे। पहले जो 100 था, अब इसको 200 $200 अरब तक पहुंचाने का लक्ष्य हुआ। और क्या हुआ है कि दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए यूएई संयुक्त अरब अमीरात का जो है फर्स्ट अबू धाबी बैंक गुजरात के गिफ्ट सिटी में अपना शाखा स्थापित करेगी। गुजरात के गिफ्ट सिटी में। साथ ही में गुजरात के जो है धोलेरा में स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन की विकास के लिए यूएई की सहमति भी हो गई है। और ऊर्जा के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच में समझौता हुआ है, जिसके तहत संयुक्त अरब अमीरात 2028 से सालाना 5 लाख टन एलएनजी की आपूर्ति हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन को करेगा। 10 वर्ष तक करेगा, यानी कि 2028 से लेकर के 2038 तक करेगा। किसे? हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन को। एक क्या है कि एक हाउस ऑफ इंडिया स्थापित किया जाएगा भारत के द्वारा। कहाँ? तो भारत जो है यूई मित्रता के स्थायी प्रतीक के रूप में आबू धाबी में हाउस ऑफ इंडिया स्थापित करेगा। अब दोनों कंट्री के बीच में क्या है कि यूएई और इंडिया के बीच में एक शांति समझौता हुआ है। शांति कहने का संदर्भ है
सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी पूरी फुल फॉर्म इसका दिया गया है क्या? तो दोनों कंट्री एक दूसरे को परमाणु प्रौद्योगिकी में साझेदारी विकसित करेंगे। अब यहाँ पे क्या है, अगला इश्यू इसमें है, समझौता है कि भारत की जो CADC यानी कि CDAC सेंटर फॉर डेवलपमेंट एडवांस कंप्यूटिंग और ई की G42 कंपनी जो है भारत में एक सुपर कंप्यूटिंग क्लस्टर स्थापित करने में क्या करेंगे, एक दूसरे को सहयोग करेंगे। अब आते हैं अप्रत्याशित कार्रवाई के तहत वेनेजुएला पर हमला करके राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अमेरिका ने क्या किया, गिरफ्तार कर लिया। वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति है निकोलस मादुरो, कौन से अभियान के तहत, तो ऑपरेशन अब्सोल्यूट रिजॉल्व, ये इसको बहुत ध्यान रखेंगे। इसके माध्यम से क्या हुआ कि वेनेजुएला की जो राजधानी है कहाँ, काराकास, वहां पे राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी जो है शिलिया फ्लोरेंस जिस समय सो रही थी उसी समय रात में हमला कर दिया गया और गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करके उन्होंने अमेरिका की एक जेल, इसका नाम है मेट्रोपॉलिटन जेल, उसमें रखा गया है। और गिरफ्तारी के बाद जो वेनेजुएला के उपराष्ट्रपति रहे थे डेल्सी रॉड्रिग्ज, उनको अंतरिम राष्ट्रपति बनाया गया है। अब अमेरिका का पक्ष ये है कि हमने क्यों गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के पीछे उन्होंने बताया है कि वे नार्को टेररिज्म यानी नशीली दवाओं से जुड़े आतंकवाद के अलावा 2024 में जो चुनाव हुआ था अमेरिका में, धांधली करवाने का आरोप है, तानाशाही शासन चलाने जैसे आरोप लगाए गए हैं राष्ट्रपति मादुरो के ऊपर। ये जो है भारत और पाकिस्तान के बीच अपने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूचियों का आदान प्रदान करते हैं। ये हर वर्ष किया जाता है, 1 जनवरी के दिन किया जाता है और साथ में कैदियों की सूचियों का भी आदान प्रदान किया जाता है। लेकिन किस समझौता के तहत किया जाता है, यह आपसी द्विपक्षीय समझौता 1988। इसके तहत क्या है कि दोनों कंट्री जो है एक दूसरे को परमाणु प्रतिष्ठानों की सूचियों का आदान प्रदान करते हैं एकदम 1 जनवरी को, जिस दिन लोग 1 जनवरी सेलिब्रेट करते हैं उसी दिन को करते हैं। और ऐसा 1 जनवरी 1992 से किया जा रहा है। साथ ही साथ में 2008 में एक ऐसा नियम भी बनाए हैं कि एक कंट्री दूसरे कंट्री को कैदियों की सूची का आदान प्रदान साल में 2 बार करेंगे। एक किया जाएगा 1 जनवरी को और एक किया जाएगा 1 जुलाई को। ठीक है ना। अब आते हैं क्या कि विभिन्न देशों के जो पासपोर्ट की वैश्विक रैंकिंग है, जो जो किया जाता है हिनले पासपोर्ट एंड पार्टनर्स के द्वारा, जो ब्रिटेन की एक संस्था है, उसमें भारत की जो स्थान है वो 80वां स्थान चला गया 2025। ठीक है ना, 80वां स्थान। 2025 में ये 5 पायदान का जो है इसमें सुधार हुआ। ठीक है। अब क्या है, ये होता क्या है, ये तो किसी भी देश के द्वारा उसके नागरिक विश्व के कितने देशों की यात्रा बिना वीजा के किए जा सकते हैं, वही होता है पासपोर्ट की वैश्विक रैंकिंग, उसी के आधार पर दिए जाते हैं। अब भारत का स्थान 80 है। ठीक है। प्रथम स्थान कौन है, प्रथम स्थान में देखिए कंट्री नहीं है बल्कि सिंगापुर, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, स्पेन, ये सारे जो है ये फर्स्ट नंबर पे ही हैं। और अंतिम स्थान देखा जाए तो यहाँ पर किसका है, अफगानिस्तान का। वेरी इंपॉर्टेंट इशू ये है यहाँ पे कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सहित 66 जो है विभिन्न संगठनों से अमेरिका अलग हो गया है। अब अलग हुआ, इसमें 31 संयुक्त राष्ट्र निकाय भी हैं और 35 जो है गैर संयुक्त राष्ट्र इकाई भी है। अब इसके पीछे क्यों अलग हुए वो रीजन बताएंगे डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है ना। ये इसमें कहा गया है क्या कि 31 निकाय तथा 35 गैर यूएन संगठन से एजेंसियां इसमें शामिल है, इसमें से वो बाहर हुए हैं। क्यों निकले, उन्होंने बताया क्या रीजन बताया, ये सभी जो संगठन है अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा और उसकी जो डेवलपमेंट है, उसकी जो सॉवरेनिटी है, संप्रभुता है, उसके विपरीत काम कर रहे थे। जो 31 है और ये 35 है, ऐसा कहना है अमेरिकी गवर्नमेंट का। अब वो पूछ सकता है क्या कि संयुक्त राष्ट्र के 31 निकाय हैं वो कौन कौन से हैं, सारे याद करने जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ कुछ इंपॉर्टेंट ये है कि उसको आप जान लें। क्योंकि पूछ सकता है कि अमेरिका हाल ही में किस संगठन से बाहर हुआ, या पूछ सकता है जैसे ये इकोसॉक है या डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर से पूछ सकता है कि कौन से संस्थान जो है संयुक्त राष्ट्र से संबंधित हैं
और नहीं भी है। तो देखते हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स से बाहर हुए, जो संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था है। इकोसॉक से भी अलग हुए हैं, इंटरनेशनल लॉ कमीशन से भी, पीस बिल्डिंग फंड से भी और पीस बिल्डिंग कमीशन से भी, सारे संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्था है। और अंकटाड तो जानते ही आप। फिर यूएनएफसीसी भी संगठन है, और आईपीसीसी भी, और यूएन पॉपुलेशन फंड भी कुछ, और 35 ऐसे यूनाइटेड नेशन संघ हैं, गैर निकाय संघ हैं, जिनसे ये अलग हुए हैं। कुछ कुछ जानने की बात यह है, जैसे कि भारत प्रधानता वाला अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसए, ठीक है। इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी यानी कि आईआरईए, इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर ऑर्गेनाइजेशन, पार्टनरशिप फॉर अटलांटिक कोऑपरेशन और इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये सारे संस्था जानना जरूरी इसलिए है कि इसमें पूछ दिया जा सकता है कि आईएसए का गठन कब हुआ है, हेडक्वार्टर कहाँ है, या आईआरईई का संगठन कब हुआ, कौन सी संस्था से संबंधित है, क्या इसके फंक्शन है, क्या कार्य है। इसी तरीके से आईपीसीसी, अंटार्ड, यूएनएफसीसी वगैरह वगैरह का स्थापना वर्ष, उसके फंक्शन वगैरह पूछ सकते हैं। तो ध्यान देंगे सारी चीजों पर। अब बताया कि विश्व का पहला जो है निजी अंतरिक्ष स्टेशन हेवन फर्स्ट इस वर्ष लॉन्च किए जाएंगे, यानी कि 2026 में लॉन्च किए जाएंगे। इसमें स्टोरी ये है कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन, जिसका गठन 1998 में हुआ था, और जो 2 वर्षों के उपरांत जो है 2000 ईस्वी से काम करने लगा था ये। लेकिन इसका काम क्या था? काम था कि अंतरिक्ष में निचली कक्षा में रहते हुए जो भी साइंटिस्ट वगैरह जाते थे, अंतरिक्ष यात्री जाते थे, उसको वहां पर रुकाया जाता था और वहां पे जो है अनुसंधान कार्य करते थे अंतरिक्ष स्टेशन में रुक कर करके। इसको निर्माण करने में जो है 5 अंतरिक्ष एजेंसियां, 5 देशों की अंतरिक्ष एजेंसियां काम की थी। उसमें एक था अमेरिका का नासा, रूस का रोसकॉसमोस, और यूरोप का जो था ईएसए, जापान का जाक्सा, और कनाडा का सीएसए। ये 5 ऐसे कंट्री के अंतरिक्ष एजेंसियां थी। अब कहना है ये कि स्टेशन पुराना हो चुका है, ये स्टेशन जो है पुराना हो चुका है, 2030 तक इसे अब वहां से हटाए जाने की संभावना है। अब हटाए जाने का तो अंतरिक्ष स्टेशन जिस तरीके का लोगों में, जो कंट्रीज में इंटरेस्ट ले रही है, वो रुकेंगे नहीं, वो तो अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित ही करेंगे, क्योंकि आज वो उसका भी व्यापार काफी बढ़ चुका है। तो देखिए, कुछ देश जो है अपना निजी अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा, जैसे चीन करेगा, उसका नाम रहेगा तियानगोंग। रूस और भारत जो है एक ही अंतरिक्ष स्टेशन एक ही कक्षा में स्थापित करेंगे। इस दिशा में अमेरिका की एक निजी जो कंपनी है, जिसका नाम है वास्ट। क्या नाम है? वास्ट। ध्यान देंगे, वास्ट जो द्वारा की जा रही है, और जो किसी कंपनी के द्वारा स्थापित किया जाने वाला पहला अंतरिक्ष स्टेशन होंगे, जिसका नाम है क्या? हेवन फर्स्ट। अब इसके साथ साथ में क्या है, जब वास्ट वहां पे काम करना शुरू करेगी तो उसके साथ साथ में एक्सियोम स्पेस, ऑर्बिटल रीफ और स्टार लैब आदि निजी कंपनियां भी नासा के लो अर्थ ऑर्बिटल डेवलपमेंट कार्यक्रम के तहत निजी अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा। पूछा जा सकता है कि लो अर्थ ऑर्बिटल डेवलपमेंट कौन सी संस्था चला रही है, तो ये जो है नासा के कार्यक्रम है, जिसमें शामिल होंगे एक्जियोम, ऑर्बिटल, रीफ, स्टार, ये सब वगैरह वगैरह शामिल होंगे। ठीक है ना। अब आते हैं कि देखिए, गाजा में शांति स्थापित करने की दिशा में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो है बोर्ड ऑफ पीस नाम का एक अभियान चला रहे हैं। पूछ सकता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति बोर्ड ऑफ पीस किसके लिए चला रहे हैं, तो गाजा में है अस्थायी शांति डायरेक्शन, अस्थायी शांति की दिशा बहाल करने के लिए। तो बस ये जानने की बात है इसमें। अब आते हैं क्या कि यूरोपीय परिषद के जो अध्यक्ष हैं एंटोनियो कोस्टा, और यूरोपीय आयोग के जो अध्यक्ष रहे उर्सुला वॉन डेर लेयन, वो भारत के 77वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि रहे थे। इनके साथ साथ में कुछ समझौते भी किए गए इन लोगों के साथ। क्या? तो जानते हैं कि एंटोनियो कोस्टा जो पुर्तगाल के नागरिक हैं, और उर्सुला वॉन डेर लेयन जो कि जर्मनी की हैं। ये पहली महिला भी हैं इस आयोग के अध्यक्ष रहने वाली। ठीक है। अब 2004 से रणनीतिक साझेदार भी हुआ है इन लोगों के साथ। क्या हुआ है कि दोनों पक्षों यूरोपीय संघ और भारत के बीच में मुक्त व्यापार समझौते के 2 अरब लोगों का बाजार बनाने के लिए मदर ऑफ ऑल डील पर समझौता।
मदर ऑफ ऑल डील्स काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर किन दोनों के बीच में, भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच में। 2 अरब कहने का संदर्भ यहाँ पर यह है कि लगभग 1.29 अरब आबादी इंडिया की है और बाकी जो है शिवन लगभग जो है 75 के आसपास इनका हो जाएगा, तो मिलाकर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी यूरोपियन यूनियन कहने का मतलब है 27 कंट्री यहाँ पे किया जा रहा है, ठीक है ना। अब दोनों पक्षों ने पहली बार एक सुरक्षा साझेदारी समझौते भी किए हैं। इसके साथ ही भारतीय प्रतिभाओं के यूरोप में आवाजाही से जुड़े समझौते सहित कुल 13 समझौते हुए। यानी कि यूनियन यूरोपीय यूनियन और इंडिया के बीच में कितने समझौते हुए, 13, ठीक है ना। बीपीएससी की पूछने की आदत रही है, समझौते की संख्या भी पूछ दिया है वो। अब है कि वैश्विक व्यवस्था के साझा दृष्टिकोण के तहत जो 2030 तक है, संयुक्त व्यापक रणनीति एजेंडे को मंजूरी दी गई है। और एक क्या है कि यूरोपीय लीगल गेटवे ऑफिस भी निर्माण किया जाएगा। ये है क्या और है किसके लिए, तो इसके तहत भारत के जो कामगार हैं, वो जो लेबर हैं, काम करने वाले लोग हैं, वो यूरोप के देशों में जाकर के इसके माध्यम से ले जाया जा सकेगा वहां पर। फिर देखिए लिस्बन की गांधी एक उपाधि है, मोदी जी द्वारा दिया गया किसे, तो यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन जो हैं, उनको उनकी सादगी और सामाजिक सरोकार के कारण लिस्बन का गांधी कहा है मोदी जी ने, उर्सुला वॉन डेर लेयन को। अब आते हैं आर्थिक परिदृश्य। आर्थिक परिदृश्य के अंतर्गत जो बातें इसमें कही गई थी वो दिया गया था बजट, और ये सबसे संबंधित जो कि अनुमानित आधारित था, उसमें बहुत सारी बातें क्लियर नहीं है और ये काफी पॉइंट वाइज होते हैं। तो मुझे लगता है कि अगले मंथ में जो आएगा ये सारे क्लियर डेटा के रूप में आएंगे, तो उसमें चर्चा करने के लिए हमने छोड़ दिया, यहाँ पे नहीं किया कि आप लोगों को कंफ्यूजन क्रिएट ज्यादा होगा, ठीक है ना। लेकिन उसमें जानने की बात ये थी कि जो भारत की जो है विदेशी मुद्रा कोष दिसंबर 2025 के अनुसार कितना हो चुका है टोटल, तो टोटल हुआ 696 हो गया है, जिसमें एफसीए है, फॉरेन करेंसी एसेट, यानी विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां जो है ये है। स्वर्ण रखे जाते हैं, विशेष आरण अधिकार रखे जाते हैं, और आईएमएफ के पास जो सुरक्षित राशि होती है ये विदेशी मुद्रा कोष में ये चारों काउंट होते हैं, ठीक है ना। पूछा जा सकता है कि इसमें सबसे ज्यादा होता है एफसीए, फिर उसके बाद स्वर्ण होता है, फिर एसडीआर की भूमिका होती है, फिर आईएमएफ के जो ट्रेंच है उसकी भूमिका होती है। यहाँ पे जानना यह है कि विदेशी मुद्रा कोष में जो है सबसे ज्यादा किसके पास है, तो वो विदेशी मुद्रा कोष जो है सबसे पास चाइना के पास है, क्योंकि चाइना इसलिए क्योंकि बाकी तो अमेरिका के पास डॉलर वगैरह होता ही है, तो वो उसके पास रखने की जरूरत नहीं है। तो विदेशी मुद्रा कोष में पहले स्थान पर चाइना है, दूसरे पे जापान है, तीसरे में स्विट्जरलैंड है, और अपना जो है इंडिया वो चौथे नंबर पर विदेशी मुद्रा कोष में, और पांचवें में है रशिया, ठीक है। यहाँ पर विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जीडीपी के आधार पे तो अमेरिका का देखिए लगभग 32 ट्रिलियन जीडीपी है, चाइना का 20 है, जर्मनी तीसरे नंबर पर है, भारत चौथे नंबर पर और जापान पांचवें नंबर पर। ये देखिए बजट आती है ट्रिलियन के आधार पे देखें तो भारत से लगभग 7 गुना लगभग ज्यादा पड़ जा रहा है अमेरिका का, लगभग 4 गुना चाइना का भी है, 416 और 520, 4 गुना से भी ज्यादा है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है कि विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका, दूसरा चाइना, तीसरा जर्मनी, चौथा भारत और पांचवा जापान। सितंबर 2025 तक भारत पर बाहर ही, आप यहाँ पर देखते होंगे पार्लियामेंट में बार बार गवर्नमेंट का चर्चा होता रहता है विपक्ष के द्वारा कि भारत पर बहुत कर्ज है, बहुत कर्ज है, तो इस पर एग्जामिनर काफी ध्यान देते हैं। अब कर्ज क्या है, तो देखिए जो टोटल जो कर्ज है वो 746 अरब डॉलर है। कभी कभी ये भी बताया जाता है कि जो टोटल कर्ज है वो अपने जीडीपी के लगभग 19.2% के आसपास हम लोग कर्ज लिए हुए हैं बाहर से। इसमें ऋण 2 प्रकार के होते हैं, एक दीर्घकालिक होते हैं और एक अल्पकालिक होते हैं। यहाँ पे दीर्घकालिक है 81.6% और अल्पकालिक जो है 18.4% और 19.2% इंडिया के जीडीपी के बराबर, ठीक है ना। अब देखते हैं कि मुद्राओं की दृष्टि से जो बाह्य ऋण की संरचना है, जो बाहरी ऋण है वो किसमें सबसे ज्यादा है, तो पहला जो है वो तो डॉलर में ही,
दूसरा रुपया में ऋण है, तीसरा येन है जो कि जापान की मुद्रा है, एचडीआर है, और चौथा पांचवा जो है यूरो के रूप में। ठीक है ना। अब आते हैं क्या कि यहाँ पे देखिए सकल घरेलू उत्पाद है, तो ये मार्च महीने की मैगजीन है। तो मार्च में क्या है कि अनुमान आधारित जीडीपी दिया जाता है कि अगले मंथ कितने होंगे। इसकी विशेष रूप से जो है डेटा बेस और फैक्ट बेस्ड होते हैं। हम इसमें चर्चा नहीं किया कि कंफ्यूजन ज्यादा होगा, तो अगले जो मंथ में लाऊंगा उसमें इसके पूरे क्लियर नॉलेज होंगे, क्लियर डेटा होगा, एग्जैक्ट डेटा होगा, उसको मैं उसको प्रेजेंट करूंगा। लेकिन यहाँ पे जानने की बात यह थी कि प्राइमरी सेक्टर, द्वितीय सेक्टर और तृतीय सेक्टर होता क्या है, कौन कौन से उसमें आते हैं। तो जान लेते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, वानिकी, मत्स्य और खनन उत्खनन भी आते हैं। द्वितीय क्षेत्र में जो है विनिर्माण और निर्माण। ठीक है ना। प्रोसेस वाइज जो किसी भी वस्तु का काम होता है उसको मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं, तो यही विनिर्माण है। इसमें देखिए विद्युत और गैस मैंने देने का पर्पस ये है कि भी गैस की किल्लत चल रही है, तो हो सकता है कि एग्जामिनर पूछे कि विद्युत जो है किस सेक्टर में आता है, तो विद्युत द्वितीय सेक्टर में है, सॉरी गैस। तो गैस जो है वो द्वितीय सेक्टर का चीज है। जलापूर्ति और अन्य उपयोगी सेवाएं, व्यापार, होटल, परिवहन, संचार प्रसारण, वित्तीय, रियल एस्टेट, व्यावसायिक सेवाएं, सार्वजनिक प्रशासन वगैरह सब किसमें आते हैं, ये सारे तृतीय क्षेत्र की बातें, तृतीय क्षेत्र की भाग हैं ये। अब आते हैं कि राज्यों की जो निर्यात तैयारी के संबंध में जो रिपोर्ट जारी करती है नीति आयोग। जानते हैं कि नीति आयोग जिसका गठन 2014 हुआ था, 2015 से ये काम करना शुरू कर दिया है ये। तो ये जो है 2024 के निर्यात जो है तैयारी सूचकांक जारी किया है ये। तो निर्यात तैयारी सूचकांक कर किया है नीति आयोग, ये चौथा संस्करण है। ये जो तैयार किया है ये 4 स्तंभों पर डिपेंड है। 4 स्तंभ क्या है, निर्यात अवसंरचना, व्यापार, परितंत्र, नीति एवं शासन, और चौथा है कि निर्यात करने में आपका परफॉर्मेंस कैसा है, प्रदर्शन कैसा है, उसके आधार पर जो तैयार किया गया है। देश के सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मिलाकर जो 36 होते हैं, सभी को विभाजित किया गया है 4 श्रेणियों में। एक तो बड़े राज्य हैं, दूसरा छोटे राज्य हैं, तीसरा पूर्वोत्तर राज्य के रूप में, और चौथा जो है केंद्र शासित राज्य के रूप में। 3 वर्गों में विभाजित किया गया उनके परफॉर्मेंस का। वो परफॉर्मेंस क्या है, एक जो बढ़िया परफॉर्मेंस किया उसका अग्रगण्य बोलते हैं, दूसरा चुनौती देने वाले वो बोलते हैं, तीसरा जो है आकांक्षी बोलते हैं। ठीक है ना। अब इसमें क्या है कि पहला स्थान पे जो है बड़े राज्यों में वो महाराष्ट्र है, दूसरा में तमिलनाडु है। देखिए बिहार जो है यहाँ पे चौथा नंबर पर है, उत्तर प्रदेश चौथा नंबर पर है, अपना बिहार का जो स्थान है वो 16वां है। कभी कभी बीपीएससी क्या है कि वो रैंक ना पूछ करके उसका स्कोर पूछ देता है, तो बिहार का जो स्कोर है 46.31 है, रैंक वाइज 16 है, और ये आकांक्षी राज्यों में शामिल है। ये छोटे राज्य और पूर्वोत्तर राज्य केंद्र शासित प्रदेश मिलाकर के देखें तो ये उत्तराखंड पहले नंबर पर है, दूसरा में जम्मू कश्मीर। ठीक है ना। लक्षद्वीप अंतिम में आ जाता है। अब आते हैं कि उर्वरक उत्पादन में निरंतर वृद्धि से देश में खपत जो है 73% भाग की आपूर्ति अब घरेलू उत्पादन के रूप में होने लगा। यानी जितने हम उर्वरक उत्पादन करते हैं उसका लगभग 73% हम आत्मनिर्भर हैं, ये कहने का संदर्भ है। ये जारी किया गया है उर्वरक मंत्रालय के द्वारा। देश में जो उर्वरक है ज्यादातर यूरिया, डीएपी, एनपीके सब जो प्रयोग किया जाता है, तो 2023 में जो उत्पादन हुआ है इसका 507.93 टन उत्पादन हुआ है। अब यहाँ पर यह है कि यूरिया की खपत में हम अपना 87% भाग देश में उत्पादन करते हैं। एनपीके उर्वरकों की खपत का लगभग 90% घरेलू उत्पादन होता है। डीएपी का कुल खपत का 40% हम लोग उत्पादन करते हैं। और म्यूरिस्ट ऑफ पोटास जो है पूरी तरीके से याद की जाती है, यहाँ पर हम लोग निर्माण नहीं करते हैं, घरेलू उत्पादन नहीं है। यहाँ जानने की बात यह है कि भारत जो है विश्व में उर्वरकों का दूसरा उपभोक्ता है, यानी जितना यूज करता है विश्व में दूसरे नंबर पर है, जबकि उत्पादन करने में हम लोग तीसरे नंबर पर हैं। दुल्हस्ती जो है दूसरे चरण का जल विद्युत परियोजना को मंजूरी मिली है, जो कि इसका पाकिस्तान क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। दुल्हस्ती जो जल विद्युत परियोजना है ये चिनाव नदी पर है, जम्मू कश्मीर में पड़ता है ये। और ये जो है रन ऑफ द रिवर परियोजना है। कहने का संदर्भ ये है कि यहाँ पर
चलती पानी से ही बिजली उत्पादन किया जा रहा है, न कि रोक कर करके। उसकी को बोलते हैं रन ऑफ द रिवर। और ये 260 मेगावाट क्षमता वाली रिवर है। ये 2017 से एक्टिव है। और 390 मेगावाट की जो परियोजना पहली थी वो पहले चरण की थी। और दोनों मिलाकर 390 और 260 जो है। तो न्यू वाला पूछेगा, द्वितीय चरण वाला तो ये 260 मेगावाट वाली। ठीक है ना। इसका संचालन जो है बूट आधार पर किया जाता है। कहने के संदर्भ है बिल्ड है, ऑन, ऑपरेट और ट्रांसफर, इस आधार पर किया जा रहा है। यूरोपीय संघ के साथ भारत का सबसे बड़ा स्वतंत्र व्यापार समझौता, जिसको मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स कहा गया है। मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स ये है क्या? तो भारत और यूरोपीय संघ के बीच में जो है ये 18 वर्षों में संपन्न हुआ है। 2007 में जो है ब्रुसेल्स के बेल्जियम में शुरुआत किया गया था और संपन्न 2026 में हुआ। यानी कि 2007 और 18 के बीच में देखा जाए तो एक तरीके से 18 वर्षों का अंतराल हो जाता है ये। तो ये संपन्न हुआ कौन? मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स। अभी है क्या मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स? तो यूरोपीय संघ में जानते हैं कि 27 कंट्री हैं। उसकी जनसंख्या 1.9 अरब जनसंख्या तथा भारत के बीच में जो है समझौता हुआ है। इसमें यूरोपीय देश के 97% उत्पादों को भारत में और भारत के 93% उत्पादों को यूरोपीय संघ में कर मुक्त निर्यात किया जाएगा। भारत में भी आएंगे तो टैक्स बहुत ही कम कर दिया गया है, और भारत वहां जाएगा भारत की वस्तु तो उस पर भी कर मुक्त कर दिया गया है। इस प्रकार से देखते हैं तो 9425 वस्तुओं को वहां पर छूट मिलेगी। ध्यान देने की बात यह है कि विश्व की दूसरी तथा चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, दूसरी कहने का संदर्भ है यूरोपीय यूनियन, यहाँ पर पूरी की अर्थव्यवस्था मिला दिया जाए तो। और भारत की अर्थव्यवस्था विश्व में चौथी है। अब जानते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका है, उसके बाद जो है चाइना है, और उसके बाद तीसरा जर्मनी का और चौथा भारत का है। ठीक है ना। इस तरीके से दोनों का सकल घरेलू उत्पाद जो है जीडीपी के मिलाकर के पूरे विश्व का 25% है। ठीक है। और वैश्विक व्यापार 1/3 है। इस तरीके से एग्जाम में पूछने का एक स्टेटमेंट वाइज दे करके अब वो मल्टीपल चॉइस दे देता है, 1 2 3 ऐसे ऐसे कर कर। ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं क्या कि 2024-25 में दोनों देशों के बीच में 136.54 अरब डॉलर का व्यापार हुआ, जिसमें 75.85 अरब डॉलर भारत के निर्यात थे और 60.68 डॉलर जो अरब डॉलर थे भारत ने आयात किए थे। यानी देखा जाए तो भारत ने निर्यात ज्यादा किया है आयात की तुलना में। अब आते हैं नवीनतम सामान्य ज्ञान के अंतर्गत जो है VBG राम जी। ये क्या है? तो भी से विकसित है, बी से भारत है, जी से गारंटी है, और राम जी का मतलब है रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। ठीक है ना। ये है क्या? तो एक तरीके की नई ग्रामीण रोजगार योजना है जो कि मनरेगा का स्थान लेगी दिसंबर 2025 से। मिलेगा किसे? तो जो काम करने वाले वयस्क लोग हैं जिनको 125 दिनों का अकुशल शारीरिक श्रम की गारंटी देता है 1 वर्ष में। अब ये मनरेगा नरेगा शुरू किया गया था 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश से। नाम परिवर्तन कर 2 अक्टूबर 2009 को गांधी जी की जयंती पर मनरेगा कर दिया गया। इसका क्रियान्वयन जो है ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया जाता है। और ये जो नीति निर्माण बनाने वाले थे वो बेल्जियम के अर्थशास्त्री थे जया ड्रेंज। नियुक्तियां देखें तो नियुक्ति में किया गया है NIA यानी नेशनल इन्वेस्टमेंट एजेंसी के महानिदेशक राकेश अग्रवाल हैं। ITBP के महानिदेशक शत्रुजीत सिंह कपूर हैं और BSF के महानिदेशक प्रवीण कुमार हैं। यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट न्यूज ये है कि नितिन नवीन जो है भाजपा का सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। और जानते हैं कि भाजपा जो है देश का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, उसके अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं निर्विरोध। ध्यान देना है, निर्विरोध। 1980 में इस पार्टी की स्थापना के बाद ये 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष है और सबसे युवा भी हैं, यंग है ये। इसके पहले अध्यक्ष जो थे भाजपा के वो अटल बिहारी वाजपेयी रहे 1980 से 86 के बीच में। 12वें है नितिन नवीन। ये इनके पहले थे 11 नंबर के, वो JP नड्डा थे, जयप्रकाश नड्डा। ठीक है ना। JP नड्डा का फुल फॉर्म एक बार पूछ दिया था कि JP नड्डा यानी कि क्या? यानी जयप्रकाश नड्डा। थोड़ी सी नितिन नवीन के बारे में जान लेते हैं क्योंकि BPSC की आदत रही है कुछ इतिहास में जानने की।
तो 2006 में जो पटना पश्चिम से वो विधानसभा से पहली बार विधायक बने थे, और 2010 से 25 तक वो लगातार जो है बांकीपुर सीट से जीतते आ रहे हैं। बांकीपुर वहीं पर जहां पर पहली बार कांग्रेस का बिहार में अधिवेशन किया गया था 1912 में। तो ध्यान देंगे ये भी संभावना बन जाता है। और ये एनडीए सरकार में जो पथ निर्माण और नगर विकास और आवास मंत्री थे इसके पहले। अब आते हैं सुरेश गोयल, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च के महानिदेशक रहे हैं, NCAER, जो कि भारत का सबसे पुराना आर्थिक नीति अनुसंधान थिंक टैंक है। ये जिस तरीके का आज नीति आयोग है उसी प्रकार का ये भी थिंक टैंक था। इसकी स्थापना 1956 नई दिल्ली में की गई थी। आते हैं कि भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंध निदेशक जो हैं वो कौन है? रवि रंजन। तो एसबीआई में प्रबंध निदेशक जो होते हैं 4 होते हैं। तो ये रवि रंजन एक है, इसके अलावा जो 3 है वो है अश्विनी कुमार तिवारी, राणा सुतोष कुमार सिंह, राम मोहन राव। ये इस टाइप की क्वेश्चन जो है यूपीएससी 2018 में पूछा है। ये सेम सेम क्वेश्चन पूछा था। इसके अलावा 3 और कौन कौन प्रबंध निदेशक है, ठीक है ना? तो ध्यान दीजिएगा, ये आरबीआई से रिलेटेड कर करके भी पूछा गया था। एसबीआई के अध्यक्ष अभी कौन है? CS शेट्टी। राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकारी अध्यक्ष रहे हैं अभी तेजस्वी यादव। अब आते हैं पुरस्कार या सम्मान। जो पुरस्कार दिए जाते हैं वो इफ्को साहित्य सम्मान। इफ्को साहित्य सम्मान प्राप्त करता कौन है? ये है मैत्रेयी पुष्पा। दिया किसके लिए जाता है? दिया जाता है प्रतिवर्ष वैसे लोगों को जो कि वैसे रचनाएं जिनकी ग्रामीण और कृषि जीवन को प्रभावित करती है। उद्देश्य होता है कि ग्रामीण जीवन और किसानों के संघर्ष की संस्कृति को साहित्य के माध्यम से लोगों के पास लाएं, उजागर करना होता है। 2024 का इसमें चर्चा इसलिए किया गया है कि 2024 का जो इसको अवार्ड मिला था बिहार के चंद्रकिशोर जायसवाल को मिला था। अब ये इफ्को साहित्य के साथ साथ में युवा साहित्यकारों को युवा साहित्य सम्मान भी प्रदान करने लगा इस वर्ष से। अब आते हैं गोल्डन ग्लोब पुरस्कार। गोल्डन ग्लोब जो पुरस्कार 2026 है, किसे प्रदान किया जाता है? तो ये तो प्रदान किया जाता है सर्वश्रेष्ठ फिल्म को भी, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और अभिनेत्री को, ठीक है ना? और ड्रामा श्रेणी में और म्यूजिकल और कॉमेडी में अलग अलग दिए जाते हैं, एक साथ नहीं दिए जाते, ठीक है ना? अब देखते हैं यहाँ पर क्या कि ड्रामा और म्यूजिकल कॉमेडी श्रेणी के जो पुरस्कार हैं वो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है हैमनेट को, और म्यूजिकल और कॉमेडी में मिला है वन बैटल आफ्टर अनदर को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का देखें तो वैगनर मोरा है फिल्म द सीक्रेट एजेंट के लिए, जबकि म्यूजिकल वाले में मिला है टिमोथी चालामेट को फिल्म मार्टरी सुप्रीम के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री देखें कि जैफी बकली है फिल्म हैमनेट के लिए, और म्यूजिकल ड्रामा श्रेणी में रोज बर्न फिल्म इफ आई हैड लेग्स आई वुड किक यू, ठीक है ना, इसमें मिला है। दोनों श्रेणियों में संयुक्त पुरस्कार जो मिला है, यानी कि ड्रामा और म्यूजिकल श्रेणी में देखते हैं तो सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता रहे स्टेलन आकाशगार्ड फिल्म सेंटिमेंटल वैल्यू के लिए। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता रहा टियाना टेलर फिल्म वन बैटल आफ्टर अनदर के लिए। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक रहे थे पॉल थॉमसन एडरसन। और गैर अंग्रेजी भाषा में जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म रही है ब्राजील की द सीक्रेट एजेंट। अब आते हैं 2026 के जो बाफ्टा पुरस्कार मिला था फिल्म वैन बैटल आफ्टर अनदर शीर्षक के 14 श्रेणियों पुरस्कार के लिए नामांकित है। नामांकित फिल्मों में भारत की जो है मणिपुरी भाषा की बूंग फिल्म भी शामिल रही है। देता कौन है ये? तो ये ब्रिटिश एकेडमी देता है लंदन में। पॉल थॉमसन एंडरसन द्वारा जो निर्देशित मूवी है वन बैटल आफ्टर अनदर, ये 14 श्रेणियों में हुई है, और सिनर्स जो मूवी है वो 13 श्रेणियों में निर्देशित नॉमिनेट हुई है। फिर है हेमनेट 11 श्रेणी में है, और मार्टिन सुप्रीम भी 11 श्रेणी में है। यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट न्यूज ये आ जाता है कि इस वर्ष जो बाफ्टा पुरस्कार में था भारत के फरहान अख्तर और रितेश सिंघवानी के द्वारा निर्देशित जो मणिपुर फिल्म है बुंग, वो सर्वश्रेष्ठ बाल एवं पारिवारिक फिल्म की श्रेणी में पुरस्कार के लिए नामांकित हुई है। इसीलिए बाफ्टा पुरस्कार जो है इस बार का इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना? इसीलिए इसकी चर्चा बेहद की गई है, आप लोग इसको
जो है देखें। भारत के संदर्भ में कुछ ज्यादा ही समझें इसको। अब आते हैं क्या कि ऑस्कर पुरस्कारों के लिए 16 नामांकनों के साथ सिनर्स ने रचा इतिहास। क्या रचा है? कहा कि सिनेमा जगत के सर्वाधिक जो प्रतिष्ठित पुरस्कार है ऑस्कर, ये 58वां ऑस्कर पुरस्कार है जो अमेरिका के लॉस एंजल्स में प्रदान किए जाते हैं हर वर्ष। और ये अमेरिकी निर्देशक जो है रयान कुगलर, उनके द्वारा जो फिल्म है सिनर्स, उनको 16 श्रेणियों में नामांकन किया गया है। और अब तक का वैसी फिल्म जिसे सबसे ज्यादा श्रेणियों में नामांकन किया गया है। इसके पहले जो किए गए थे वो इतिहास में 14 नामांकन वाली 3 फिल्में हैं। एक है ऑल वाइट ईव 1950 की, फिर है 1997 की टाइटैनिक, और इसे 2016 की लाला लैंड। ये तीनों फिल्मों को 14 अवार्ड के लिए नामांकन किए गए थे। और सिनर्स के बाद दूसरे स्थान पर पॉल थॉमसन एंडरसन द्वारा रही वन वन बैटल आफ्टर अनदर, जो 13 श्रेणियों में। ठीक है ना। इन पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म की श्रेणी में भारत की ओर से नीरज धायवान की फिल्म होम बाउंड थी, जो अंतिम 5 में स्थान नहीं बना पाई। लेकिन ये होम जो है बाउंड, ये ध्यान देंगे। ठीक है ना। अब शांति निरस्त्रीकरण एवं विकास के लिए इंदिरा गांधी जो है पुरस्कार 2025 प्राप्त करता है ग्रासा मासेल, जो अफ्रीका के 2 देशों की प्रथम महिला रह चुकी है। यानी कहने का संदर्भ ये है कि वहाँ के 2 राष्ट्रपतियों की बीवी रह चुकी हैं। और ये खुद जो है राजनेता है, समाज सेवी और मानवाधिकार कार्यकर्ता भी हैं। प्रदानकर्ता कौन है, देता कौन है? तो ये इंदिरा गांधी का स्मारक न्यास है जिसे दिया जाता है। वो दिया जाता है किसे? जो कि शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, आर्थिक सशक्तिकरण में और कठिन परिस्थितियों में जो मानवीय कार्यों को योगदान देते हैं उन्हें दिया जाता है। ग्रासा मासेल जो है 2 देशों की प्रथम महिला रही हैं। एक तो मोजाम्बिक राष्ट्रपति सामेरा मासेल की बीवी रही हैं भी, और दक्षिण अफ्रीका की राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला की पत्नी भी रही हैं सामेरा मासेल की मृत्यु के बाद। इनसे शादी किए थे राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला से। अब आते हैं पद्म पुरस्कार। पद्म पुरस्कार जो 77वां गणतंत्र दिवस है, जो गृह मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। टोटल जो है पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री मिलाकर के, तीनों मिलाकर जो है 131 लोगों को मिल चुका है, जिसमें 5 पद्म विभूषण है, पद्म भूषण 13 है और पद्म श्री 113 है। शामिल लोग में 19 जो है महिलाएं हैं, 10 विदेशी हैं। अप्रवासी भारतीय और भारतीय मूल के श्रेणी के जो है 6 लोग हैं, और मरणोपरांत 16 लोग हैं। ठीक ना। अब देखते हैं कि पद्म भूषण जो काफी इंपॉर्टेंट पड़ जाता है ये, कि 5 लोगों को मिला है, जिसमें धर्मेंद्र है कला से, केटी थॉमस हैं सार्वजनिक मामले से, सुश्री एन राजक हैं वो कला से हैं, और पी नारायणम साहित्य एवं शिक्षा से हैं, और बी एच अचिनुंदा है वो सार्वजनिक मामले के रहे हैं। 2 व्यक्ति इसमें ऐसे हैं जिनको मरणोपरांत दिया गया है। एक हैं धर्मेंद्र हैं और दूसरे जो है बी एच अच्युतानंद है। ठीक है ना। अब आते हैं वर्ष, दिवस एवं सप्ताह। तो जानते हैं कि 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है, 2019 से मनाया जा रहा है, संयुक्त राष्ट्र महासभा घोषित करता है। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं, क्योंकि 20 वर्षों के बाद गांधी जी 1915 में लौटे थे भारत 9 जनवरी को, और उसी से 2003 से प्रतिवर्ष हम लोग 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं विदेश मंत्रालय के सौजन्य से। 23 जनवरी को जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती मनाते हैं, और उसी दिन पराक्रम दिवस की घोषणा की जाती है। 2021 में 125वीं जयंती से मना रहे हैं हम लोग। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं, और ये 2009 से मनाया जा रहा है। ठीक है ना। उसी के आधार पर हमने ये बताया था कि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस भी देख लेते हैं, 11 अक्टूबर को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है 8 मार्च को मनाते हैं। ये विषय है इसका, दान करके लाभ प्राप्त करें, यानी कि गिव टू गेन। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं 2021 से। ये चुनाव आयोग के द्वारा किया जाता है, क्यों? मतदाताओं को जागरूकता बढ़ाने के लिए। 26 जनवरी को जो है भारत का गणतंत्र दिवस होता है, साथ साथ में ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय दिवस भी होता है। और 15 अगस्त भारत की आजादी के साथ साथ में कुछ ऐसे भी कंट्री हैं जो सेलिब्रेट करते हैं अपने
आजादी को इसमें कांगो गणराज्य है, बहरीन है, लिechtenstein है, दक्षिण कोरिया है और उत्तर कोरिया है। 30 जनवरी को राष्ट्रपति महात्मा गांधी की पुण्यतिथि मनाते हैं। पुस्तकें हैं यहाँ पर कि घोषटाई के लेखक कौन है, तो ये है अमिताभ घोष। इनकी कुछ और भी पुस्तकें हैं, जैसे शैडो लाइन्स है, ठीक है ना, अस आइलैंड है, द सर्कल रीजन्स है और द ग्लास पैलेस है। मिडनाइट ट्रेन जो है, ये इसके लेखक है मैट हेग। लेकिन मिडनाइट चिल्ड्रन भी इसके बाद दिमाग में आता है, तो इसके लेखक सलमान रुश्दी भी हैं। और द सैडनिक वर्सेस के लेखक भी सलमान रुश्दी भी हैं। एक दुर्घटना हो गई थी, इंजन फेल होने के बाद वायुसेना के माइक्रो लाइट विमान प्रयागराज के बड़े तालाब में गिर गए थे। ये जानना यह है कि ये भारतीय वायुसेना का विमान ML-114 है, जो प्रयागराज में अकस्मात उतरा था। और ये चला था कहाँ से, बमरौली एयरफोर्स स्टेशन से। कुछ अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव भी हैं, जिसको देख लेते हैं विविध के रूप में। वो है कि गुजरात पर्यटन विभाग के द्वारा किया गया था। इसमें जो मुख्य अतिथि थे, उद्घाटन करता थे मोदी जी के साथ साथ में जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज भी थे। ये अहमदाबाद में हुआ था और ये मकर संक्रांति के अवसर पर मनाया जाता है। नई दिल्ली जो विश्व पुस्तक मेला 2026 हुआ था, ये किया जाता है किसके द्वारा, राष्ट्रीय पुस्तक ट्रस्ट और भारतीय व्यापार संवर्धन के सहयोग से आयोजन किया जाता है। भारत मंडपम नई दिल्ली में है, वहां पर आयोजन किया गया था। इसमें गेस्ट ऑफ ऑनर का दर्जा कतर को दिया गया था और फोकस कंट्री का दर्जा स्पेन को दिया गया था। थीम है भारतीय सैन्य इतिहास, शौर्य एवं प्रज्ञा एट द रेट ऑफ 75। एक इम्पायर्ड गैम्बिट जो है युद्ध अभ्यास है अमेरिका और पाकिस्तान के बीच में, किसके लिए, आतंकवाद रोधी अभ्यास है ये पाकिस्तान के पंजाब के नौशेरा जिला में किया गया था। यह अभ्यास जो है सेनाओं की पैदल सेनाओं की संयुक्त अभ्यास था। अब आते हैं खेल कूद में। खेल कूद के माध्यम से ये जानते हैं कि टाटा जो मुंबई मैराथन 2026 हुआ था, मुंबई में किया गया था, जिसकी दूरी 42.195 किलोमीटर थी। पुरुष वर्ग और महिला वर्ग में किसने प्रथम स्थान लाया था, तो टाडू अवाटे डैमे जो है इथोपिया के, वो पुरुष में थे पहले। और येसु कलाई चकोले, ये भी इथोपिया के ही रहे थे। भारतीय धावकों में देखते हैं कि प्रथम स्थान कार्तिक कारकेरा का रहा था। और महिला वर्ग में संजीवनी माधव का रहा था। बैडमिंटन में आते हैं, जो देखते हैं कि इंडियन ओपन 2026 का आयोजन नई दिल्ली में है। इसमें पुरुष एकल लिन यू थी ताइवान की, महिला एकल ऑल से यंग दक्षिण कोरिया की। पुरुष युगल देखते हैं कि लियांग बैकेंग और बांग चांग है, दोनों कहाँ के, चीन के। महिला युगल में देखते हैं कि लियू शेंगडेंगू और तान लिन, दोनों चाइना के हैं। और मिश्रित युगल में देखते हैं कि डेचा पोल, पुआ बरानो को और सुप्री सारा, ये दोनों कहाँ के, थाईलैंड के। क्रिकेट के नजरिए से देखें तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि विजय हजारे जो ट्रॉफी खेला गया, इसमें टीमों की संख्या 38 थी। और फाइनल जो था सौराष्ट्र और विदर्भ के बीच में था। विजेता पहली बार विदर्भ रहा है और जो प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे हैं इसमें अमन मोखांडे रहे हैं, विदर्भ के रहे थे। और सर्वाधिक विकेट लेने वाले जो बॉलर थे अंकुर पवार रहे हैं, वो सौराष्ट्र के रहे थे। ये इंपॉर्टेंट भारत न्यूजीलैंड श्रृंखला के बाद इसलिए हो जाता है क्योंकि 37 वर्षों के बाद न्यूजीलैंड ने भारत में ओडीआई श्रृंखला जीती थी। और ये इंपॉर्टेंट दक्षिण अफ्रीका और भारत अंडर 19 ओडीआई श्रृंखला इसलिए है क्योंकि इसमें बिहार के ही खिलाड़ी हैं वैभव सूर्यवंशी, इसमें कैप्टनसी किया था। और प्लेयर ऑफ द सीरीज वही रहे थे, दक्षिण अफ्रीका और भारत के अंडर 19 ओडीआई श्रृंखला को लेकर। ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड जो श्रृंखला है, इस बार का विजेता ऑस्ट्रेलिया रहा था 4-1 से। सर्वाधिक रन ट्रेविस हेड ने बनाए थे, सर्वाधिक विकेट जो लिए थे मिशेल स्टार्क ने लिया था। प्लेयर ऑफ द सीरीज भी मिशेल स्टार्क ही रहे थे। हॉकी पर भी थोड़ा सा ध्यान देते हैं ये कि भारतीय महिला हॉकी टीम के कोच बन गए हैं स्टोर्ज मॉरिजे ने, दोबारा बने हैं, जो नीदरलैंड के नागरिक रहे हैं, कहते ये हैं। और 2017 से 21 के बीच में भी ये कोच रहे थे, तो दूसरी बार ये कोच बने हैं। टेनिस में देखते हैं कि यूनाइटेड कप 2026 का जो है पोलैंड विजेता रहा था, ठीक है ना। यूनाइटेड कप कहने का मतलब पुरुषों और महिलाओं का दोनों मिलकर के ये खेलते हैं। ये सिडनी के पर्थ में किया गया था। फाइनल स्विट्जरलैंड और पोलैंड के बीच में हुआ था।
पोलैंड विजेता रहा। ठीक है ना। ब्रिस्बेन इंटरनेशनल टेनिस आयोजन स्थान ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में हुआ। पुरुष में देखते हैं कि डेनियल मेव भी विजेता रहे थे। महिला में आर्यन सवालोंका जो कि बेलारूस की हैं, वो विजेता रहे। पूछ देता है कभी कभी कि डेनियल मेव किस कंट्री की हैं, आर्यन सवालोंका किस कंट्री की हैं, तो ध्यान रखना है सब बातों का। वॉलीबॉल में देखें तो 72वीं सीनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप जो रेलवे और केरल के बीच में हुए थे, वाराणसी में खेला गया था। अपने मोदी जी उद्घाटन करता थे। पुरुष में विजेता थे रेलवे और महिलाओं की विजेता था केरल। अब आते हैं मुक्केबाजी जो हुआ था महिला पुरुषों की सीनियर राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप। ये जो है ग्रेटर नोएडा में आयोजन किया गया था। ये पहला अवसर है जब पुरुष और महिलाओं के राष्ट्रीय सीनियर मुक्केबाजी का आयोजन एक ही साथ हुआ था। ये इसमें पुरुष वर्ग में सेना के 10 में से 9 स्वर्ण विजेता रहा। पुरुष वर्ग में जो सेना है 10 में से 9 जीते थे। ठीक है ना। महिलाओं में पूजा रानी ने रिकॉर्ड 10वीं बार लाइट हैबिटेट वर्ग में खिताब हासिल किए। यानी कि ये 10 बार जीतने वाली कौन हुई? पूजा रानी। किसमें? लाइट हैबिटेट में। अब यहाँ पे थोड़ा सा देख लेंगे कभी कभी कि पुरुष में कौन स्वर्ण विजेता रहे थे और महिला में कौन रहे थे। एक ध्यान देख लें। ठीक है ना। कभी कभी मिलाने के लिए देता है। अब आते हैं कि राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप 2025-26 आयोजन स्थल दिल्ली एवं भोपाल में हुआ था। स्पर्धाएं थी इसमें राइफल, पिस्टल और शॉटगन। प्रथम स्थान पे हरियाणा है। टोटल पदक जीता था 60, इसमें स्वर्ण जीता गया है 31। ठीक है। दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र है, तीसरा स्थान पर राजस्थान। तो इस तरीके से हमारे जो पीडी है ये मार्च मंथ का कंप्लीट होता है। इसमें कैसा लगा आपको, किस प्रकार के सुधार है, या बताना जरूर कि किस तरीके का कैसा लगा आपको। और मैं हर मंथ जो है इसके साथ लेकर के आऊंगा पीडी, समसमाई क्रॉनिकल और स्पीडी, ये तीनों लेकर के मैं आऊंगा। और ये शॉर्ट ये जो होंगे ये सेल्फ रिटेन नोट्स होंगे, सेल्फ हैंड रिटेन नोट्स होंगे, हाथों से लिखे हुए होंगे, जो कि बिल्कुल आपकी उपयोगी होंगे, परीक्षा उपयोगी होंगे। वही लेकर के आऊंगा आप लोगों के सामने। और इसका यदि पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाके प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए मिलते हैं फिर नई पीडी के साथ। धन्यवाद।